गुड मॉर्निंग मित्रों। मैं मनोज मिश्रा कंप्लीशन पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान का। हम लोग इतना देखते हैं कि अनुशासन बनने में, विषय को अनुशासन बनने में अलग से उसमें रिसर्च होने लगे, ऐसी स्थिति आने में एक लंबा समय लगता है। नए नए विषय आते जा रहे हैं, जैसे पर्यावरण विज्ञान हुआ, राष्ट्रीय रक्षा का विषय हुआ, राष्ट्र गौरव का विषय हुआ। ये सब तमाम विषय जैसे विषय का रूप लेते जा रहे हैं। ऐसे ही शुरुआत के समय में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंतर्गत एक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में एक विषय हुआ करता था। बाद में जब इसको आत्मा का विषय समझा जाता था, उस समय अरस्तु, प्लेटो, लाइबनिज, ये लोग इसको आत्मा का विज्ञान कहते थे। बाद में वही आत्मा का विज्ञान जब आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इधर 17वीं 18वीं शताब्दी में इस पे विचार किया, तो इसको मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और मनोविश्लेषणवाद के रूप में आगे बढ़ाया। तो मनोविज्ञान इस प्रकार आगे बढ़ा। साथ साथ में हम लोग जब शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं तो उसे हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। शिक्षा, एजुकेशन अपना जो कार्य करता है वह बालक या व्यक्ति के व्यवहार के में परिवर्तन लाने के लिए करता है, उसके चतुर्मुखी विकास के लिए माना जाता है। चतुर्मुखी विकास उसका तभी प्रदर्शित होता है जब उसके व्यवहारों में परिवर्तन आता है। तो हम कह सकते हैं शिक्षा व्यक्ति या बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इसी तरह इस परिवर्तन लाने के क्रम में उसका जो मुख्य साधन होता है वह है शिक्षण, टीचिंग। तो हम कह सकते हैं कि सोसाइटी को चेंज होने में, सोसाइटी को आगे बढ़ाने में शिक्षा एक साधन के रूप में उपयोग करता है, और शिक्षा अपने साधन में शिक्षण को महत्व देता है, टीचिंग को महत्व देता है। तो इस क्रम में समाज आगे बढ़ता जाता है। इसमें मनोविज्ञान अपना एक अलग अनुशासन का विचार रखता है और शिक्षा अलग विचार रखता है। लेकिन जब हम मनोविज्ञान का उपयोग शिक्षा में करते हैं, उसको हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्रम में हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से विद्यार्थी, बालक का विकास कैसे कैसे होता है, वो कैसे अपने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में आगे बढ़ते हैं, और उनके मन स्थिति के चेंजेस कैसे कैसे होते हैं। इसमें हम शिक्षा मनोविज्ञान में इन दोनों का इंटर रिलेशन देखते हैं कि कैसे विद्यार्थी, बच्चा इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस लेवल पे चलता है, उनके माइंडसेट में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस के आधार पे हम मनोविज्ञान के उन निहितार्थों का कैसे उपयोग करके उनके लर्निंग और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे अपलिफ्ट करके आगे बढ़ा देते हैं। इस प्रकार हम लोग अगर देखें तो मनोविज्ञान इस क्रम में आगे बढ़ा कि वो पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, वो फिर व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा, और फिर मनोविश्लेषणवादियों ने उसको अपने ढंग से प्रस्तुत किया, उसमें अपने विचार दिए, और इस तरह से हम लोग इस विचार को क्रमिक रूप से देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, जब 17वीं 18वीं सदी में आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसको एक चेतना के विकास के रूप में जाना जाने लगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। इस साइकोलॉजी के जो विचार है वो 6 रूपों में बंटते हुए नजर आते हैं मित्रों। सबसे पहला है स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद इसे कहते हैं। दूसरा फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद कहलाता है। तीसरा व्यवहारवाद कहलाता है, इसे हम बेहवियरिज्म कहते हैं। फिर गेस्टाल्टिज्म, समग्रवाद। फिर साइको एनालिसिस या मनोविश्लेषणवाद, और हार्मिक या प्रवृत्तिवाद। इसकी इस रूप में हम इन्हें देखते हैं मित्रों। तो आइए इनका एक क्रमिक अध्ययन हम कर लेते हैं सूक्ष्म दृष्टि से। अक्सर इनके वाद और इनके शिक्षा शास्त्रियों से जुड़ाव रखते हुए प्रश्न पूछा जाता है, और इसको हम लोग क्लियर कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संरचनावाद पे।
इसे अस्तित्ववाद भी कहा जाता है, अंतर्निरीक्षणवाद भी कहा जाता है। इसके स्थापना में सबसे अधिक विचार ईबी टिचनर महोदय ने दिया है, जो कि विलियम वुंट के शिष्य थे। विलियम वुंट महोदय को आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने 1879 में अपना सबसे पहले मनोवैज्ञानिक लैब की स्थापना किया था, लेप्जिग विश्वविद्यालय, जिसे पहले कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो उसमें इन्होंने मनोवैज्ञानिक लैब की स्थापना की। सबसे पहले उसे प्रयोग के रूप में देखने का विचार दिया। तो इस क्रम में हम बात करते हैं विलियम वुंट महोदय के सहायक में एडवर्ड महोदय, ब्रैडफोर्ड महोदय और विचलर महोदय थे। तो हम लोग मुख्य रूप से संरचनावाद को अस्तित्ववाद के रूप में देखते हैं, अंतर्निरीक्षणवाद के रूप में देखते हैं, ईबी टिचनर और विलियम वुंट के द्वारा इसका विकास का क्रम देखते हैं। और इस विकास के क्रम में ये लोग 4 बातें बताते हैं। सबसे पहला सेंसरी लेवल, फिर सेंसरी मतलब संवेदनशील होता है विद्यार्थी, और उसके बाद उसके मन मस्तिष्क में एक प्रतिमा बनती है, इमेज बनता है, और फिर उस ज्ञान के प्रति उसके अंदर थोड़ा सा अफेक्शन आता है, अनुराग प्राप्त होता है, और फिर उसके अंदर कॉन्शियसनेस की स्थिति आ जाती है, उसे हम चेतन अनुभूति कहते हैं। आगे चल के हम इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जब थोड़ा सा उस चेतना को या अनुभूति को व्यवहार के रूप में अनुकूलन करने की बात आई, तो प्रकारवाद का विचार सामने आता है। फंक्शनलिज्म इसे हम कहते हैं। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में विलियम जेम्स, एंजल और जॉन डीवी महोदय रहे। तो विलियम जेम्स और एंजल महोदय के साथ साथ जॉन डीवी तथा आगे बढ़ाते हुए ईएल थॉर्नडाइक और आरएस वुडवर्थ महोदय ने भी इसे आगे बढ़ाया। इसे हम लोग चेतना के स्थान पर अनुकूली व्यवहार को महत्व दिया जाता है इसमें, अर्थात हम कॉन्शियसनेस तक की स्थिति की बात नहीं करते, उस कॉन्शियसनेस की स्थिति को हम लोग एक व्यवहार के रूप में परिवर्तित होते देखने की अवस्था की बात करते हैं इन प्रकारवादियों द्वारा। आगे चलकर यही अनुकूली व्यवहार को व्यवहारवाद के रूप में एक नई विचारधारा के रूप में मान्यता मिली, जिसे हम व्यवहारिज्म की बात करते हैं। व्यवहारवाद में को आगे बढ़ाने में सबसे अधिक महत्व जेबी वाटसन का रहा है। वाटसन के अलावा पावलोव, स्किनर, गुथरी, टॉलमैन महोदय आदि लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। इसी के क्रम में हम वाटसन महोदय ने सबसे पहले इसमें अपने 3 नियम दिए। उन 3 नियमों को हम लोग पहले उन्होंने 2 नियम दिए थे, फिर बाद में एक तीसरा नियम भी दिया। वो 3 नियम इस प्रकार है। पहला है बारंबारता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी। दूसरा है अभिनवता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी। तीसरा है अनुबंधन का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग। इस प्रकार व्यवहारवाद में जेबी वाटसन महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और उन्होंने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने 3 नियम दिए हैं। इस प्रकारवाद में भी ईएल थॉर्नडाइक महोदय ने अपने 3 नियम दिए हुए हैं, जिसे हम तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव के नियम के रूप में देखते हैं। आइए आगे हम लोग इस विचारधारा को बढ़ता हुआ जब देखते हैं तो मनोविज्ञान का एक और शाखा है, इसे हम समग्रवाद के रूप में जानते हैं। इसे हम गेस्टाल्टिज्म कहते हैं। समग्रवाद के रूप में हम लोग देखते हैं मैक्स वर्दहाइमर ने 1912 में सबसे पहले इसका विचारधारा को आगे बढ़ाया। इसमें चेतना और व्यवहार दोनों को महत्व देने की बात की गई है। जैसे कभी संरचनावादियों ने चेतना को महत्व दिया, व्यवहारवादियों ने व्यवहार को महत्व दिया, प्रकारवादियों ने भी अनुकूली व्यवहार की बात की। तो इन तीनों विचारधाराओं का इसमें एक मिला जुला रूप दिखाई दिया। हम समग्रवाद की बात यहाँ करते हैं। इस समग्रवाद में चेतना और व्यवहार दोनों को साथ लेकर चलने में कोटकोफ्का, ऑल्फगैन, कोहलर आदि ने अपना योगदान दिया। इन्होंने सूझ को महत्व देते हुए व्यवहार में संपूर्णता की जानकारी को प्रस्तुत किया। जैसे किसी चीज को हम जानने के लिए उसके क्रम से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जब हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं जानकारी के द्वारा, तो हम एट लास्ट समझते हैं कि वास्तव में इसका एक क्या मूल मोटो है। तो उस मूल मोटो की जब बात होती है तो वहां समग्रवाद अपने आप में आगे आ जाता है। अगला एक विचार है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस मतलब
मनोविश्लेषणवाद, इसे गतिक मनोविज्ञान भी कहते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मोशन, मोटिव साइकोलॉजी के रूप में यह जाना जाता है। सिगमंड फ्रायड महोदय ने इसे प्रस्तुत किया। इसे इदम, अहम और परा अहम के रूप में इन्होंने आगे बढ़ाया कि कैसे बालक का विकास होता जाता है, कैसे उनके अंदर शुरुआत में चेतना की स्थिति आती है और इदम के रूप में वो अचेतन मस्तिष्क के प्रभाव में अधिक रहते हैं। वहां मूल प्रवृत्ति का भंडार दिखाई देता है। उसमें ये बात हमें ध्यान दी जाती है कि बालक इच्छा को महत्व देता है, वह वहां आनंद को महत्व देता है, वह नैतिक अनैतिक को कोई विचारधारा वहां नहीं रखता। फिर आगे चल के वो इसी के क्रम में अहम की बात करते हैं, ईगो जिसे हम कहते हैं। यहाँ अर्धचेतन की अवस्था की बात की जाती है फ्रायड द्वारा। इसे व्यक्तित्व का कार्यवाहक आधार माना जाता है। यहाँ व्यक्तित्व अपने आप में एक गति प्राप्त करने लगता है इस गतिक सिद्धांत में। तो व्यक्तित्व का कार्यवाहक कहा जाता है अहम। अगला है लास्ट फेज इसमें पराहम, जिसे हम सुपर ईगो कहते हैं। इसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है, अर्थात इसमें नैतिकता की बातें अपने चरम पे होती हैं। यहाँ इसके अलावा मनोविश्लेषणवाद के तहत फ्रायड महोदय ने एक साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के 5 स्टेजेस भी दिए हैं, जिसमें उन्होंने प्रथम 3 स्टेजेस को सबसे पहले और सबसे अच्छे से महत्व दिया है। ठीक है, इस प्रकार मनोविश्लेषणवाद को सिगमंड फ्रायड महोदय ने बहुत अच्छे से क्रम में आगे बढ़ाया है। अंत में हम लोग बात करते हैं, एक लास्ट मनोविज्ञान की शाखा है जिसे हम लोग हार्मिक्सिया से उद्देश्यपूर्ण बातों को करने से होता है, जहां बातें हमेशा उद्देश्यपूर्ण होती हैं, जैसे मूल प्रवृत्तियों की बात की जाती है। विलियम मैकडोनल्ड महोदय और टॉरेंस महोदय ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये संवेग परक होता है। संवेग तथा मूल प्रवृत्तियों का संवेग परक स्थिति से जुड़ाव होता है। जैसे किसी स्थिति को देख के भय खा जाना, किसी इंटरेस्ट की स्थिति में रुचिकर हो जाना और उस बात को अधिक सीखना, इतना महत्व देने की बात होती है। हमेशा मूल प्रवृत्तियों से जोड़कर जहां सीखने और आगे बढ़ने की बात होती है और तत्संबंधी व्यवहार की बात होती है, वहां हम हार्मिक वृत्तियां, मूल प्रवृत्तिवाद कहते हैं इसे। जैसे हम लोग कहते हैं कि पुरस्कार से सीखने की बात अपने आप आगे बढ़ जाती है। जैसे एक मूल प्रवृत्ति व्यवहार होता है कि अगर चोर को या पॉकेटमार को लोग देख लेते हैं तो उसे जनता आपस में परिचित नहीं होती, बट उसे पीटने का एक अपना मूल प्रवृत्ति तत्परता दिखाने लगते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात की और उससे संबंधित कौन कौन से शिक्षा शास्त्री रहे हैं, कौन कौन से विचारक रहे हैं, जो उन्होंने उस विचारधारा को आगे बढ़ाया है। तो मित्रों, इस प्रकार आज का वीडियो हम यही कंप्लीट करते हैं। नमस्कार।